गाइस वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में मैं आपको एसबीआई क्लर्क के पीटी का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, जो 2019 का क्वेश्चन है, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये अटेम्प्ट करना चाहिए। और इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब कि ये क्वेश्चन मैं सेशन डिस्कस करूँ, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देखो कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए और उसके बाद आप आओ इस डिस्कशन पे और देखो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने से वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो लोग देखिए, आप ये देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। तो एसबीआई क्लर्क 2019 पीटी के इंग्लिश का सेट है ये, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो डायरेक्शन पढ़ना है और एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एसबीआई क्लर्क, ठीक है ना, एसबीआई क्लर्क है। तो एग्ज़ाम में आपको ये जो पूरे 30 क्वेश्चंस का सेट है, इसको बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स मिलेगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे मैक्सिमम मार्क्स हम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू दिस क्वेश्चंस। ये देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका क्या डायरेक्शन है कि इसमें एक ब्लैंक है, आपको देखने से समझ में आ गया होगा। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक। अप्रोप्रिएट मतलब जो सबसे सही वर्ड है। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। द लोकल गूंस ट्राइड टू हिम इनटू रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेन। अब देखो, लोकल गूंस से आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात हो रही है, लोकल गुंडे मवाली की बात कर रहे हैं। तो इन लोकल गुंडों ने उसको कुछ ट्राई किया उसको करने का, तो क्या करेंगे। 2 के बाद आप देखो, डिस्ट्रॉयड तो लगेगा नहीं, रेंडर्ड भी नहीं लगेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका हट गया। जिनको भी मैंने टेंस पढ़ाया उनको ये चीज़ बताया है। उसके बाद 2 के बाद स्टॉल्स भी नहीं लगेगा, ये भी हट गया, ठीक है ना। मान लो स्टॉल को अगर आप वर्ब भी मानते हो तो ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। और 2 के बाद फोर्सिंग भी नहीं लगेगा, ये भी ख़त्म। तो आपको बचता क्या है, स्केयर। ये तो मैंने आपको थोड़ा टेंस का रूल बता दिया कि कैसे मैंने ऑप्शंस को निकाल दिया, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये डायरेक्टली पढ़ते हैं तो इतना तो टाइम नहीं मिलेगा। द लोकल गूंस ट्राइड टू स्केयर हिम इनटू रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेन। उसको कुछ किया उसके कंप्लेन को रिट्रैक्ट करने के लिए। रिट्रैक्ट अगर एग्जाम में नहीं भी समझ में आया तो उसको कंप्लेन के लेकर लोकल गूंस क्या कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं। और ये वर्ड हमने लेवल 1 के वीडियो में कई बार किया है। सो आपको डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। द डैश ऑफ सक्सेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन। बोलता है किसी चीज़ का, सक्सेस का कोई चीज़ डिपेंड करता है पूरी तरह से किस चीज़ पे, अमाउंट ऑफ एफर्ट जो हम लगाते हैं, पुट इन करते हैं। तो द ड्रॉप ऑफ सक्सेस, ड्रॉप का मतलब डिक्लाइन भी हो सकता है, बूंद भी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। द पॉसिबली, अगर पॉसिबिलिटी रहता तो मैं समझता कि संभावना है, पॉसिबिलिटी रहता तो मैं क्या समझता कि संभावना है। पॉसिबली का मतलब तो होता है शायद, ठीक है ना। पॉसिबली का मतलब क्या होता है, शायद, परहैप्स। तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। द रेंजेज ऑफ सक्सेस, द रेंजेज ऑफ सक्सेस ऐसी कोई चीज़। द वांट ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। मान लो कि जो आपका वांट है सक्सेस का, तो वांट ऑफ सक्सेस किस चीज़ पे, एफर्ट पे क्यों डिपेंड करेगा। ये तो बिना एफर्ट लगाए भी आप वांट कर लेते हैं कि मैं डीएम बन जाऊंगा। तो आप ये देखो, द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, लुक एट दिस। लाइकली हमने कई बार देखा है पेपर में कि लाइकली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ की संभावना है। तो द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस मतलब सक्सेस की संभावना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, शी लाइड ब्लेटेंटली दस ड्राइविंग डैश ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। देखो, ब्लेटेंट मैंने आपको बताया है, जो बच्चे लेवल 2 के हैं उनको तो डेफिनेटली बताया है। जिनको भी ब्लेटेंट याद है जाके प्लीज़ यस लिखो कमेंट बॉक्स में। ब्लेटेंट मतलब खुल्लम खुल्ला, एकदम मुंह पे, और एक बोलते हैं ना ढिठई से, जिसको कोई पकड़ भी नहीं पाए। तो सी लाइड खुल्लम खुल्ला, उसने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला। और इस वजह से क्या हुआ, और ऐसे क्या कर दिया, ड्राइविंग द, क्या चीज़ ड्राइव किया पुलिस ऑफिसर्स का। तो देखो, ड्राइविंग द विजिटिंग
गलत हो गया। ड्राइविंग द ड्यूटी आपको देखने से इसको, ड्राइविंग द सप्लाइज, पुलिस ऑफिसर्स का सप्लाइज। अब बच गया क्या चीज़, ड्राइविंग द अटेंशन और ड्राइविंग द सस्पिशन, ठीक है ना। सिलाइड ब्लेटेंटली दस ड्राइविंग द सस्पिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, मेरे ख्याल से तो ये वर्ड होना चाहिए, क्योंकि अटेंशन तो इसके ऊपर था ही, तभी तो इससे पूछताछ हो रही थी। ओके, सो दिस इज द वर्ड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसमें, अगर आप पहले अटेम्प्ट में अटेंशन भी लगाते हैं तो चलो मैं आपको मानूंगा कि 80% तो आपको समझ में आया, एटलीस्ट आपने 3 ऑप्शंस तो रिजेक्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, व्हेन द एलिफेंट सॉ सो मच वाटर इन द लेक दे, जब एलिफेंट्स ने इतना पानी देखा झील में तो वो क्या किए। वो देखो, दे के बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, यहाँ पे तो कोई वर्ब लगना चाहिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। दे के बाद तो कुछ काम होना चाहिए, तो दे अवेटेड, वो इंतज़ार करेंगे, क्यों भाई। दे डिक्लाइंड, वो क्या चीज़ मना करेंगे, ये भी कट गया आपका। दे सेंटेंस्ड, सेंटेंस तो जज साहब करते हैं, ये भी कट गया आपका। तो दे क्या हो जाएगा, दे रिजॉइस्ड, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देना है, तो ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स जमा हो गए थे, असेंबल हो गए थे, ये वर्ड भी हमने कई बार किया है लेवल 1 के वीडियोस में। तो चेयरमैन ऑफ द कमिटी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल्दो द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, हालांकि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, कोई सेंस ही नहीं बनता है। बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, क्योंकि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, क्योंकि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी व्हाट, तो ये भी सेंस नहीं बनता है। आप अगर बी ऑप्शन ट्राई करो यहाँ पे, ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड एक्सेप्ट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, मतलब चेयरमैन ऑफ द कमिटी के सिवाय, तो आप देखो ये एकदम बिल्कुल सही सेंस बनाता है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस देखे हमने फिल इन द ब्लैंक्स के। कोई भी आदमी जिसका डिसेंट इंग्लिश है, जो बोलता है कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, उसको इन 5 में से 4 नंबर आना चाहिए, और 5 में से 5 किसी भी मेरिट लिस्ट वाले लड़के को ये 5 में से 5 नंबर आएंगे ही। ओके, और आपने देखा कैसे सिंपल सेंटेंसेस है, अगर आप रोज़ हेडलाइंस भी पढ़ रहे हो तो आप इन सेंटेंसेस को आसानी से समझ सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस लुक एट दिस, और ये वीडियो लेवल 1 के बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस विद 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड इज गिवन, एक सेंटेंस में 4 वर्ड बोल्ड में दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख लो, डेयर और एनरेज। इसमें से एक जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड हो सकता है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है। जरा देखें हम कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द प्रिंस वॉज टेकन अ बैक, द प्रिंस वॉज टेकन अ बैक मतलब द प्रिंस वॉज सरप्राइज्ड, बट ही डिड नॉट डेयर टू एनरेज हिज फादर, लेकिन उसने डेयर नहीं किया अपने फादर को एनरेज करने के लिए। एनरेज, रेज का मतलब तो लेवल 1 के बच्चे भी जानते हैं कि गुस्सा, और एनरेज का मतलब भी मैंने बताया है आपको, किसी को गुस्सा दिला देना। देखो EN पीछे लग गया, आपको कैसे ये वर्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट ये क्लियर रहे। ओके, तो आप देखो स्पेलिंग तो सारे सही है, प्रिंस का भी स्पेलिंग सही है, टेकन का भी सही है, डेयर का भी सही है, और एनरेज का भी सही है, और ग्रामेटिकली भी ये सही है। प्रिंस सरप्राइज था लेकिन वो डेयर नहीं किया, और डिड नॉट के बाद, डिड के बाद और डिड नॉट के बाद वर्ब कैसा होगा, नेचुरल फॉर्म में, तो ये बिल्कुल सही है, और टू के बाद भी वर्ब नेचुरल फॉर्म में होगा, तो ये भी सही है। तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया हमारा। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़ा। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये पार्ट देख लो आप। एज पर द रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस्ड बाय द कंपनी। अब स्ट्रेन, ये वर्ड देख लो आप, स्ट्रेन के साथ मैंने आपको वर्ड बताया था स्ट्रेस, दबाव, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्ट्रेन मतलब फिनांस की तंगी होगी, कुछ फिनांस का दबाव होगा। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्ट्रेन कंपनी के द्वारा फेस किया जा रहा है, इज फेस्ड बाय, इज जस्ट अ, तो यहाँ पे देखो अभी तक तो सारा कुछ सही लग रहा है, फाइनेंशियल का स्पेलिंग भी सही है, और देखो यहाँ पे थोड़ा आंखों का धोखा हो गया मुझे, कंपनी का स्पेलिंग देख लो। अब बताओ इसमें कौन सी ग्रामर की ज़रूरत है, और आप कैसे बोलते हो कि बैंक के एग्ज़ाम्स में बहुत ही हार्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको तो इसमें कुछ भी लगाना नहीं पड़ा। अब आप ज़रा ऊपर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ओके,
तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप। कैपिटलिज्म, ये वर्ड बोल्ड में है, इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेवल 1 के कुछ बच्चों को एक ही बार में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखो समझने से पहले सबसे पहला स्पेलिंग चेक कर लो। तो आप देखो मैंने आपको ये वर्ड बताया है ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी भी और पूंजी भी, और कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद। लेवल 2 के बच्चों को तो क्लियर होना चाहिए। तो कैपिटलिज्म यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया। तो देखो पिछले 2 क्वेश्चंस जो थे ये काफ़ी इजी थे, इसमें आपको कुछ भी नहीं है, लेवल 1 के बच्चे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सेज मेड प्लान्स टू सेंड शकुंतला टू हर हस्बैंड एंड चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर हर डिपार्चर। देखो मेरे ख्याल से चूज़ का स्पेलिंग तो सेम रहता है, चोज ही बोलते हैं हम लोग। तो जो सेज का मतलब आपको पता है ऋषि मुनि या कोई संत। द सेज मेड प्लान, सेज ने प्लान्स बनाए किस चीज़ के लिए? शकुंतला को उसके हस्बैंड के पास भेजने के लिए। और क्या दिन चुना? एक शुभ मुहूर्त चुना, एक ऑस्पिशियस डे चुना। ये वर्ड भी हम लोग कर चुके हैं। फॉर हर डिपार्चर, उसके डिपार्चर के लिए, ये वर्ड तो कई बार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर आपको कोई एरर लगता है तो आप बताइए। ओके। और कल मेरे एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया था कि एक जगह मैंने मिस्टेक कर दिया था, और वीडियो देखते समय मुझे भी लगा कि हाँ एक मिस्टेक है। तो वैसे मिस्टेक्स 1-2 हो सकती हैं इधर उधर, मैं एडिट नहीं करता हूँ, इसलिए जैसा रिकॉर्ड हुआ वैसा ही अपलोड होता है। दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू मिनिस्टर टू रिप्लेस द वन हु जस्ट रिटायर्ड। तो उन लोगों ने अपॉइंट किया है किस चीज़ को? एक नए मिनिस्टर को। आप मिनिस्टर का स्पेलिंग देख लो यहाँ पे। तो ये तो कोई बच्चा भी इसको बना सकता है, ठीक है ना। तो लास्ट 3 क्वेश्चंस देखे आपने कैसे इजी थे। अब आ गया हमारा कॉम्प्रेहेंसन, जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिनको मेरिट लिस्ट में जाना है वो कॉम्प्रेहेंसन बैंक के एग्ज़ाम में ट्राई भी नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि कॉम्प्रेहेंसन से हम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स, उनको हम बनाएंगे। तो ये सबसे पहला वर्ड है मैसिव, ये दिख गया। मैसिव का मतलब हम लोग को पता है बहुत बड़ा, विशालकाय। एडॉप्ट का भी मतलब हम लोग को पता है किसी चीज़ को एम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को अपना लेना। ये दोनों वर्ड्स हमने किया है। तो अब देखते हैं कि और नीचे क्वेश्चन क्या क्या है। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये पैराग्राफ है, और इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम, जिनको पढ़ने की आदत नहीं उनको तो 5 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। इंश्योर भी एक वर्ड आ गया। अब हम देखेंगे कि नीचे क्या है। लेट मी Which of the following is the most opposite in meaning to the word massive as used in the passage? देखो मैसिव का वर्ड आपको पता है कि मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय, इम्पॉर्टेंट, कुछ इस तरीके की चीज़। तो इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, ऐसा तो होगा ही नहीं। प्रोएक्टिव मतलब जो टाइम आने से पहले ही सोच ले कि क्या करना है, ज़रूरत पड़ने से पहले ही सोच ले कि क्या करना है, ये भी नहीं होगा। सेजेसियस का जो भी मतलब हो उसको छोड़ दो। आप देखो इधर एक वर्ड है प्रोमिनेंट और दूसरा वर्ड है वास्ट। तो मैसिव का मतलब वास्ट भी हो सकता है, और प्रोमिनेंट में भी शक है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहिए, एक बार ऊपर जाकर ज़रूर देखिए कि मैसिव कैसे लिखा गया है। तो ऑलरेडी स्टार्टिंग टू मूव दिस वे विद द इमर्जेंस ऑफ ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो हमें यहाँ पे वास्ट ही करना चाहिए। वास्ट ऑनलाइन कोर्स है, मतलब बहुत फैला हुआ ऑनलाइन कोर्स, बड़ा ऑनलाइन कोर्स। तो दिस इज़ आवर ऑप्शन। और लेवल 2 के बच्चों को तो बिल्कुल ही ये क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड इंश्योर एज गिवन इन द पैसेज? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप देखो कि ये वर्ड्स मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब मैं आपका बेसिक बनाता रहता हूँ वर्ड्स का। तो इंश्योर का मतलब आप देखो, टू मैग्नीफाई, टू मेक श्योर, टू गिव अप, मेक एनफ, अनस्टॉपेबल। और मेरे सारे बच्चों को ये पता है कि इसका आंसर ये है। लुक एट हाउ ईजी द क्वेश्चंस आर, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। और कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। मैं देखता हूँ आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप। कुछ लोग वर्ड पावर मेड ईजी और क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द वर्ड अडॉप्ट? अब देखो अडॉप्ट का क्या है। तो अडॉप्ट का मतलब किसी भी चीज़ को अपनाना। तो आप देखो एम्ब्रेस,
ठीक है ना। एम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को अपनाना। फॉस्टर का भी मैंने मतलब आपको बताया था कि किसी चीज़ को एनकरेज करना, या फिर जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आप फॉस्टर पेरेंट कहलाते हैं और वो आपका फॉस्टर चाइल्ड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रेस होगा। ऑलराइट, सो आप देख रहे हो ये सारे वर्ड्स हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं। और आप प्लीज़ जाके लिखना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, आपने कितना स्कोर किया इसमें। नाउ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 18 तक हम आ रहे हैं और सारा क्या है अभी तक उसका कॉम्प्रिहेंशन के ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं। तो आप बताओ कि 1 नंबर के लिए आपको कम से कम क्वेश्चन नंबर 15 में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको जाके पूरा ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ये चीज़ ना करें, हम नीचे जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे जिसमें हम जल्दी से मार्क्स ला सकें। सो हेयर वी विल गो टू दिस। अब ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन शुरू हो गया और क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप। इन एंशियंट डे चिल्ड्रन वर टोल्ड स्टोरीज टू इम्पार्ट विजडम एंड टू इंक्रीज देयर नॉलेज। मैंने आपको बताया इम्पार्ट का मतलब जैसे नॉलेज हम किसी को प्रदान करते हैं, विजडम शेयर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पार्ट। तो इन एंशियंट डे चिल्ड्रन वर टोल्ड स्टोरीज, चिल्ड्रन को स्टोरीज बताया जाता था। देखो वर के बाद टोल्ड लगा है, तो टोल्ड स्टोरीज टू किस लिए, विजडम इम्पार्ट करने के लिए और उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है ये फर्स्ट पार्ट में है, इन एंशियंट डेज होता है, इन माई चाइल्डहुड डेज बोलते हैं आप, अर्ली डेज बोलते हैं, ऑलराइट, प्री हिस्टोरिक ईयर्स बोलते हैं। सो दैट वाज द मिस्टेक। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो ये आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नियम नहीं है, इसमें रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। 4 of 7 men have since been executed and one killed himself to avoid capture। आई होप कि जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनको ये सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। 7 में से 4 आदमी तब से, हैव सिंस मतलब तब से, एग्जीक्यूट किए जा सके हैं मतलब मारे जा चुके हैं, उनको किल किया जा चुका है, और एक ने खुद को मार लिया है, अपने आप को मार लिया है। किस चीज़ के लिए, कैप्चर से बचने के लिए, कैप्चर अवॉइड करने के लिए। तो देखो 7 में से 4 आदमियों को मारा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैन, और होना क्या चाहिए, मैन। अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है तो ये कुछ भी नहीं है, और नहीं आता है तो आप ग्रामर के तमाम नियम देखिए, कितना छोटा सा नियम है, कितना छोटा सा रूल है जिसको कैसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। टू प्रिपेयर फॉर द रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 21। टू प्रिपेयर फॉर द रोल द एक्टर मेट द पीपल हु हैड वर्कड इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। टू प्रिपेयर फॉर द रोल द एक्टर met the people who had worked in close association with the former prime minister। अब met के बाद with लगता है, मेरे ख्याल से ये भी एक मिस्टेक हो सकता है। देखो मैं एक आपकी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इसका आंसर अभी नहीं देखा है। तो टू प्रिपेयर फॉर द रोल द एक्टर met द पीपल मेरे को सही लग रहा है, सो आई विल गो फॉर नो एरर। अगर एग्ज़ाम में कुछ और इसमें छुपा हुआ हो बहुत ही बड़ा सा चीज़ तो आई डोंट केयर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका गलत होगा ही, बट 99% आई एम श्योर कि ये होगा, और आपको भी इसी तरीके से श्योर होना है। क्वेश्चन नंबर 22। एन इफिशियंसी स्टाफ, रुको देखो यहाँ पे, एन इफिशियंसी स्टाफ ऑफ वर्कर्स रिप्लेनिश्ड द ट्रेज ऑफ एपेटाइजर्स ऑलमोस्ट एज क्विकली एज द गेस्ट एम्प्टीड देम। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप देखो एपेटाइजर्स, आपको पता है ना, जब आप पार्टियों में जाते हो तो सबसे पहले जो आप पनीर के पकौड़े दबाते हो, और जो सूप पीते हो, और फिर और भी कुछ कुछ पकौड़े दबा लेते हो, लिट्टी चोखा भी, तो वो सारे एपेटाइजर्स हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि स्टाफ, वर्कर्स का जो स्टाफ था उसने ट्रे को रिप्लेनिश कर देते थे, जैसे ही उतनी ही जल्दी जितने की गेट्स उसको खाली कर देते थे। तो देखो स्टाफ कैसे थे, जब इतनी जल्दी काम करते थे तो स्टाफ एफिशिएंट थे। कैसे थे, एफिशिएंट, ये है एडजेक्टिव, और एफिशिएंसी लगा है यहाँ। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, और कि ये क्या है, एक नाउन है। आपको समझ में आया कि क्या गलती है, इसलिए मैं आपको रोज़ वर्ड्स के वीडियोस देखने के लिए बोलता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो कितना सिंपल सा मिस्टेक है। तो पार्ट 1 में मिस्टेक है हमारा, द अर्थ्स क्रस्ट फ्लोट ओवर अ कोर ऑफ मॉल्टेन रॉक एंड सम ऑफ इट्स पार्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर।
आप बताओ इसमें क्या है। बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक है, आपको इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए। जो भी मेरिट लिस्ट में जाने वाला लड़का है वो इसको 2 सेकंड में आंसर देगा। द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यहाँ पे एस लगना चाहिए। अर्थ का क्रस्ट एक सिंपल चीज़ है, सो 1 में। सी हैज़ अ डीप रिगार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स हु रिस्क एवरीथिंग टू हेल्प पुअर। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 24, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। येस, हियर आई गो। सी हैज़ अ डीप रिगार्ड, उनको बहुत सम्मान है किन के लिए? ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स के लिए, जो अपना हर चीज़ दांव पे लगा देते हैं पुअर को हेल्प करने के लिए। देखो मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया है पुअर और द पुअर अपने एक वर्ड्स के वीडियो में। पुअर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गरीब आदमी, और द पुअर नाउन है, मतलब कि सारे गरीब लोग। तो दिस इज़ द मिस्टेक। आप वर्ड्स के वीडियो को प्लीज़ फोकस कीजिए और अपना पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहिए। द आर्मी क्विक रिप्रेस्ड द रिबेलियन इन द प्रोविंशियल सिटी एंड रेस्टोर्ड ऑर्डर। देखो मैंने आपको कई बार वर्ड्स के वीडियो में बताया ना कि फास्ट और फास्टली में क्या अंतर है। ही रैन फास्टली क्योंकि ये एडवर्ब है, और रनर कैसा था? फास्ट था, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। उसी तरह आप देखो आर्मी ने क्विकली रिप्रेस कर दिया, क्विकली दबा दिया किसको? बगावत को, क्विकली। तो यहाँ पे देखो इसमें मिस्टेक है। अब अगर आप बोलोगे कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। कुछ नहीं करना है आपको, बस पढ़ते रहो और अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, एंजॉय करो, पढ़ना एंजॉय करो। अब देखो यहाँ पे ये ABCDEF ये रीअरेंज करने का है। कुछ लोग इसमें तुक्का मारते हैं, मेरा 1 सही हो गया, मेरा 2 सही हो गया। ये कभी कभी बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। ये ऐसा गैम्बल है जो आपको 5 में 5 भी दे सकता है और 5 में 1 भी दे सकता है और 0 भी दे सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले करना क्या चाहिए कि सारे लाइन्स को पढ़ लेना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। तो ए देखो क्या लिखा है। During the construction of both type of buildings, a lot of fuel is burnt, due to which a large amount of carbon dioxide is emitted in the atmosphere. बोल रहा है 2 तरह के बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न होता है, और आपको समझ में आ गया कि बाकी चीज़ क्या होता है। तो इससे पहले तो 2 तरह का बिल्डिंग के बारे में बात कर लें। दूसरा बी, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पावर प्लांट्स। ठीक है ना? तो अभी पावर प्लांट्स के आसपास भी देखेंगे कोई सेंटेंस है क्या। Another 20% of carbon dioxide emitted in the atmosphere comes from burning of gasoline in the engines of vehicles. तो जहाँ परसेंटेज की बात होगा वहाँ पे आसपास ये सेंटेंस लगेगा। कहता है कि 20% और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, जो छोड़ा जाता है, वो कहाँ से आता है? गैसोलीन, मतलब पेट्रोल के जलने से व्हीकल्स के इंजन्स में। अब देखो ज़रा यहाँ पे और क्या लिखा है कि Buildings, both commercial and residential, represent a larger source of global warming pollution than the said cars and trucks. उसके बाद देखो E भी है। The major cause of global warming is the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. into the atmosphere. These power plants emit large amounts of carbon dioxide produced from burning of fossil fuels for the purpose of electricity. तो आप देखो पावर प्लांट का एक लाइन हमने पहले भी देखा है, तो देखते हैं कि वो लाइन कौन सा है। थोड़ा ऊपर नीचे करने में मुझे दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ये बनाने के लिए 1-1.5 मिनट काफ़ी है। आप देखो द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पावर प्लांट्स, तो इसके मतलब कि एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि बी के बाद ही एफ होगा। ठीक है ना? अब देखो डी, यहाँ बिल्डिंग्स की बात कर रहा है। बिल्डिंग्स बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रिप्रेजेंट अ लार्जर सोर्स ऑफ एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो डी के बाद ए आना चाहिए। डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो 4 को ना हमने देख लिया है, बी एफ। अब सी बच गया अनदर 20%, मतलब इससे पहले कुछ परसेंटेज की चीज़ आनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? द मेजर cause of global warming is the emission of greenhouse gases लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ई के आसपास कौन होना चाहिए ज़रा देखें। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो रहा है, आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। तो
सी, बी के बाद हमने एफ़ किया था और उसके बाद सी होना चाहिए, बी के बाद एफ़ के बाद सी, कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। और ज़रा हम देखते हैं कि सेंटेंस शुरू किससे होगा, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे ये पैराग्राफ शुरू होना चाहिए। द मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से ई से शुरू होना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस, द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, उसके बाद द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ई के बाद बी, बी के बाद एफ़, बी के बाद एफ़ के बाद सी, अनदर 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड इन कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ गैसोलिन। और उसके बाद डी, बिल्डिंग्स बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रिप्रेजेंट लार्जर सोर्स। और उसके बाद तो मेरे ख्याल से जो सेंटेंस होना चाहिए वो ई बी एफ़ सी डी ए। आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई बी एफ़ सी डी ए। देखो काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ रहा है तो एक दो हो सकता है इसमें मिस्टेक भी हो जाए, बट आई एम टेकिंग माई बेस्ट शॉट। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद बी, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पावर प्लांट्स। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में देखता हूँ कि बी ऑप्शन में है, येस। सो आई विल गो फॉर बी, दिस इज़ माई बेस्ट गट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। देखिए हम थर्ड सेंटेंस हमने किसको बनाया था, तो ई बी एफ सी डी ए, ई बी एफ सी डी ए। तो विच वुड बी द थर्ड सेंटेंस, तो ई बी एफ, फर्स्ट सेंटेंस ई। विच वुड बी द सिक्स सेंटेंस हमने किसको बनाया था, डू यू रिमेंबर, ज़रा देखते हैं। ओके, ए। और विच वुड बी द ई बी एफ सी, क्या है इसका आंसर, ज़रा देखें हम ऊपर जो हमने बनाया था थर्ड सेंटेंस ई बी एफ। सो लेट अस गो टू दिस, एफ है ऑप्शन में, मतलब सी का ऑप्शन जो है यही एफ है। सो आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट एंड सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस। तो इसमें ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, और ट्रिकी इसलिए क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, एग्ज़ाम में आपको ऐसा करना पड़ सकता है। सो डोंट बी वेरी हैसल्ड। तो ये क्वेश्चंस दिखाने का मेरा ये मकसद था कि आप इसको आसानी से बना सकते हो अगर आपको पढ़ने की आदत है और आप रोज़ पढ़ते हो। देखा आपने कितने सारे वर्ड्स डायरेक्टली आए हैं। सो गाइज प्लीज़ लीव योर कमेंट्स एंड प्लीज़ लीव योर सजेशंस, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। सो हियर आई एंड दिस।